हाँ भाई आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, ठीक है। अच्छा ये जो घर बैठे हैं उनको आवाज आ रही है मेरी? यस और नो में बताएं। ठीक है ठीक है ठीक है चलो। तो इसके पहले कोई क्लास हुई या ये पहली क्लास है? इसके पहले एर्गोनिक की क्लास होगी ना, वही मैं पूछ रहा हूँ। चलो तो आज तो पहली क्लास है। दो बेचों के बच्चे इसमें 3 और 5 वाले। 11th के 2 बेचों के ना, 3 और 5 वाले। 3 वाले कितने जने हैं? अच्छा ज्यादातर 3 वाले हैं, 5 वाले कम जने हैं। अच्छा, और जितने जने हैं उनमें से मुझे कितने जानते हैं? अच्छा 4-5 जने जानते हैं। कैसे? अच्छा 02 के शुरू में पहले मेरे बेच में होंगे, फिर उधर से ट्रांसफर होकर 03 में चले गए होंगे। अच्छा नहीं, ये खुला ही रहने दो, खुला ही रहने दो ये। अच्छा, और जो ये घर बैठे इनमें से कोई जानता है मुझे? इसमें भी कुछ जने जानते हैं। अच्छा, और इसमें ये जो जने जानते हैं ये कैसे जानते हैं? अच्छा, ये एक बच्चा AN1 में था। खैर चलो। ठीक है चलो, तो अपने को स्टार्ट करना है। मैथ्स में जो चैप्टर अपने को स्टार्ट करना है वो है रिलेशन, फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है ना? थोड़ा सा लंबा चैप्टर है और 2-3 चीजें इसमें पढ़नी है। रिलेशन, फंक्शन। सबसे पहले इसमें रिलेशन वाला पार्ट हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम पार्ट इसमें पढ़ेंगे वो कौन सा है? रिलेशन वाला। है ना? रिलेशन वाला पार्ट हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे। रिलेशन वाला पार्ट थोड़ा छोटा है, फंक्शन वाला पार्ट थोड़ा बड़ा है, और एक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी थोड़ा ठीक ठाक है। रिलेशन वाला जो पार्ट पर्टिकुलर हम पढ़ेंगे ये बोर्ड और मेंस से रिलेटेड है। एडवांस में ऐसा कोई रिलेशन का यूज नहीं है ना? एडवांस में इसका ऐसा कोई खास यूज नहीं है, मेनली बोर्ड और मेंस से रिलेटेड है। अब रिलेशन को पढ़ने के लिए कुछ डेफिनेशन को हमें समझना होगा। इसमें सबसे पहले एक टर्म आती है ऑर्डर्ड पेयर। इसमें सबसे पहले एक टर्म आती है ऑर्डर्ड पेयर। 2-3 टेक्नोलॉजी या नाम है जो हमें पता होने चाहिए अगर हम किसको पढ़ना चाहते हैं, रिलेशन को। तो उसमें जो पहली डेफिनेशन आती है वो आती है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर इसमें लिखो, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 2 नंबर्स A and B. Ordered pair of 2 numbers A and B. Ordered pairs of 2 numbers A and B is denoted by AB. Small bracket AB से इस तरह हम लिखते हैं। Ordered pair of 2 numbers A and B is denoted by ordered pair AB, है ना? ये जो A होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट,
और जो बी होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंड एलिमेंट। ए को हम बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट, बी को हम बोलते हैं सेकेंड एलिमेंट, है ना। ए को हम बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट, बी को हम बोलते हैं सेकेंड एलिमेंट। ऑर्डर्ड पेयर में एक इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए कि दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर कब होते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ए बी इक्वल्स टू सी डी, तो ये केवल तब पॉसिबल होगा जब ए सी के बराबर होगा और बी किसके बराबर होगा। दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, सेम। तो ए बी इक्वल्स टू सी डी तभी होता है जब फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो और सेकेंड एलिमेंट के बराबर हो। फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो और सेकेंड एलिमेंट के बराबर हो। लिखा। एक आध दो छोटा सा सवाल करते हैं इसको समझने के लिए। इफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू है एक्स, ए स्क्वायर इक्वल्स टू है वाई, देन फाइंड ordered pair x comma y. If x square equals to है x and y square equals to है y, then find ordered pair xy. X square equals to x and y square equals to है y, then find ordered pair xy. अच्छा हो गया, कॉपी में तो कुछ नहीं लिखा आपने, कोई बात नहीं, कॉपी पेन है अपने पास, करने के लिए होते हैं, कोई बात नहीं, काटना पड़ेगा तो। ऐसा थोड़ी ना है कि कॉपी खराब हो जाएगी तो कुछ नंबर कम मिल जाएंगे, ऐसा नहीं। गलत हो जाएगा तो पता लगेगा भविष्य में कि भाई ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी है, इसलिए अटेम्प्ट कॉपी में ही कर लेना चाहिए। अच्छा, तुमने भी किया क्या कॉपी में अटेम्प्ट? ये तो आंसर ही लिख दिया तुमने सीधे। अच्छा, ऐसे बिना सोल्व करे आंसर आ जाता है क्या? हाँ, तो सॉल्यूशन तो दिख ही नहीं रहा कॉपी में यार। ऑनलाइन में पूछा सर आंसर लिखे चैट में, हाँ लिख सकते हो ना आंसर, तो आंसर भी लिख सकते हो चैट में, क्वेश्चन भी लिख सकते हो, है ना। चलो फिलहाल मैं ही कर लेता हूं तो फिर। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एक क्वाड्रेटिक है, सोल्व करना हमें आता है। एक्स की वैल्यू आ गई 0 और 1, है ना, और इसको सोल्व करें हम तो वाई स्क्वायर माइनस वाई, वाई की वैल्यू आ गई 0 1। इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर कितने बनने वाले हैं, 4, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 एंड 1, 4 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ना, ये आंसर आएगा। लेकिन तब जब अपन कॉपी में सोल्व करेंगे। आ गया सबका? चलो अगला लिखते हैं, थोड़ा और आसान लेता हूं। इफ 2x प्लस 3 कोमा x माइनस वाई इक्वल्स टू है x प्लस 1 कोमा 7, देन फाइंड
x comma y. If 2x plus 3 comma x minus y, ordered pair 2x plus 3 comma x minus y equals to x plus 1 comma 7, then find x and y. तो छोटा सा है, दोनों ऑर्डर्ड पेयर कब बराबर होंगे? जब x x के बराबर होगा और ये बराबर होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट को अगर हम बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाती है -2 और इधर से x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है 7, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -9। तो बस ये ऑर्डर पेयर x कोमा y हमारे पास कितना आ जाएगा -2 कोमा -5। चलो, अरे भाई -6 कौन लिख रहा है? सुमित, -6 क्यों लिख रहे हो भाई y की वैल्यू? चलो इसके बाद दूसरी एक डेफिनेशन आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। दूसरी डेफिनेशन आती है अपने पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। अनुज भट्ट लिख रहा है सर 9 आएगा ना? 9 कहां से आएगा अनुज? 9 कहां से आएगा इसका आंसर? y इक्वल्स टू क्या होगा? x माइनस 7 ही तो होगा। यही होगा ना? ठीक है, चलो इसके बाद अगली डेफिनेशन पे आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगली डेफिनेशन पे आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें लिखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A and B is denoted by A cross B. Cartesian product of two sets A and B is denoted by A cross B and defined as Cartesian product of two sets A and B is denoted by A cross B and defined as, डिफाइन कैसे करते हैं इसको? A क्रॉस B, इसमें ऑर्डर्ड पेयर सारे आ जाते हैं जिसमें A किसको बिलोंग करता है? Product of two sets A and B is denoted by A cross B and defined as A cross B ordered pair AB. A belongs to A and B belongs to B. कोई भी एग्जांपल लेके हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए A में मैंने ले लिया 1 2 3, B में ले लिया मैंने 4 और 5। अब मुझे लिखना है A क्रॉस B, तो 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 3 के साथ 4 और 3 के साथ 5। ये अपने पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है। एक चीज जो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं वो ये है कि अगर सेट A में n एलिमेंट है, सेट B में m एलिमेंट्स है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इक्वल्स टू कितना होगा? mn। कर सकते हैं? ये वो होता है ना na, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A।
एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए में एन एलिमेंट है, बी में एम एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? एम एन। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा? एम एन। वो चीज हम मतलब यहां से देखो 3 2, तो टोटल एलिमेंट कितने आ रहे हैं? 6। एक में 3, एक में 2, तो इसमें कितने आ रहे हैं? 6। चलो और एक चीज हम जो इसमें जनरलाइज कर सकते हैं, जैसे तो मैंने दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ऑर्डर पेयर वाला सेट लिखा है, ऐसे ऑर्डर ट्रिपलेट भी हम डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए सी एक और सेट ले लूं मैं, कुछ भी ले लूं, ए और बी ले लिया मान लीजिए। तो अगर मुझे ए क्रॉस सी डिफाइन करना है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी कैसे डिफाइन होगा? इसका 1 ले लिया, इसका 4 ले लिया, इसके साथ ए, 1 4 के साथ बी। इस चीज का मतलब क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट ए से, सेकंड एलिमेंट बी से, और थर्ड एलिमेंट सी से। तो फर्स्ट से 1 ले लिया, सेकंड से 4 ले लिया, तो अब थर्ड से ए ले लिया, बी ले लिया, ए ले लिया और बी ले लिया। फिर 1 5 ए और 1 5 बी। लिख सकते हैं? बात समझ में आ रही है? पूरे लिखो। कुल टोटल कितने एलिमेंट आएंगे इसमें बता सकते हो? 12 आएंगे ना। 3 इंटू 2 इंटू 2 कितने एलिमेंट आएंगे? 12। बस बनाओ 12 एलिमेंट। हो गए? सबके आ गए 12 एलिमेंट? यहाँ जो बैठे उन सबका हो गया पूरा? घर जो बैठे हैं उनका भी सबका हो गया पूरा? ठीक है चलो। ठीक, अब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड छोटे छोटे से 3-4 सवाल लिखता हूं, आप 1 बाय 1 अटेम्प्ट करें और उनके आंसर दें। छोटे छोटे से ही सवाल हैं, चलिए 1 बाय 1 अटेम्प्ट करके आंसर। डिफाइन किया गया है 2,3, 2,4, 7, 3,3, 3,4 and 3,7. Then find A and B. तो आपको A और B निकालना है। छोटे छोटे से सवाल हैं, बहुत ज्यादा नहीं। If A cross B has 6 and out of which 3 are 2,3, 3,4 and 3,7, then find other element. Then find other element. If A equals to है 3 4 6, B equals to है 1 and 3, C equals to है 1 6, 1 2 6, 3 4 6, 1 and 3, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, 1 2
then find A cross B intersection C. Therefore, if n equals to है 3 and B equals to है 5 और n A intersection B equals to कितना है 2, then find number of element in A cross B. Then find number of element in A cross B. वन बाय वन सोल्व करें। अच्छा, मैं स्पीड तेज तो नहीं लग रही मेरी? नहीं लग रही ना? अच्छा, जो घर बैठे हैं उनको? हाँ, नहीं मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी अपन नए नए हैं ना। नए नए से मतलब तुम और मैं ऐसे नया नया नहीं हूँ, है ना? तो इसलिए हाँ भाई, पहले शायद A3 A5 पहले आप लोग SJ सर और ARS सर से पढ़े हुए हैं ना? हाँ, हालांकि दोनों बढ़िया टीचर हैं, एक्सपीरियंस टीचर हैं, है ना? लेकिन फिर भी क्या होता है कि सबके पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, स्पीड थोड़ी सी सबकी अलग अलग होती है ना? वो दोनों भी बढ़िया टीचर हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं बढ़िया नहीं हूँ, है ना? मैं भी बढ़िया हूँ, है ना? लेकिन क्या होता है कि जब भी हम जैसे साल भर किसी और से पढ़े फिर नए से पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत चेंजेस आता है ना? हम्म, तो वो चेंजेस हमें आता है, लेकिन धीरे धीरे वो एडजस्टमेंट बैठ जाता है ना? अगर हम हफ्ते 10 दिन ऑब्जर्व करेंगे तो वो धीरे धीरे वही चीज आदत में आ जाती है। शुरू शुरू में थोड़ा सा अंतर, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ भाई, अगर तेज हो तो मैं थोड़ा सा स्लो भी कर दूं, है ना? तेज हो तो मैं थोड़ा सा स्लो भी कर दूं, लेकिन वो क्या होता है कि जैसा हम अपने आप को बनाते हैं ना, वैसा का वैसे ही हो जाता है। एक बच्चा लिख रहा है सर मुझे स्लो लग रहा है, और एक बच्चा लिख रहा है कि सर बहुत तेज लग रहा है। हाँ तो देखो, एक को स्लो लग रहा है, एक को तेज लग रहा है, तो एवरेज निकालेंगे तो ठीक आ जाएगा। है ना? हम्म। नहीं नहीं, वो देखो हमेशा लगता है जब भी हम टीचर चेंज होता है या फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो वो हमेशा थोड़ा सा अलग लगता है ना? तो वो क्या होता है कि वो चीज उससे नहीं होता है। मेन चीज ये होती है कि हम जो पढ़ रहे हैं हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, वो मेन चीज होती है ना? उसमें ऐसा कोई मैटर नहीं, कभी जैसे मैं ऐसे में देखता रहता हूँ जो ऑनलाइन है उनकी चैट भी, कभी लगे कि यार अपन नहीं रुक रहे हैं तो मुझे रोक सकते हो, है ना? मैं 2 मिनट रुक भी जाऊंगा, फिर धीरे धीरे आदत में आ जाएगा, है ना? हम्म।
बच्चा लिख रहा है अजय सर के कंपैरिजन में आप अभी तो स्लो लग रहे हो, फिर आगे का पता नहीं। हाँ, आगे का पता नहीं है, सही कह रहे हो तुम। वैसे मेरे बारे में पता करोगे तो स्लो नहीं कहोगे मुझे। अगर तुम किसी पुराने पढ़े हुए से पता करोगे मेरे बारे में, तो ऐसे नहीं पता लगेगा कि तुम्हें कि मैं स्लो हूं, है ना। हम्म, तो ऐसी मेरे बारे में अगर रिपोर्टिंग लोगे तो ऐसा नहीं पता लगेगा कि मैं स्लो हूं। अच्छा, एक बच्चा लिख रहा है कि रिपोर्टिंग के लिए नाम चाहिएगा। अच्छा। ए एन के, है ना, इनर्शियल जो चलते हैं ना यहाँ पे। हाँ, तो इनर्शियल है मेरा। हाँ, ऐसे पता कर सकते हो। हाँ, पता कर, हालांकि पता करने से कुछ क्या होने वाला है। इनर्शियल जो चलते हैं ना इंस्टीट्यूट में, जैसे तुम बोल रहे हो, वैसे मेरा इनर्शियल है ए एन के, है ना। पूरा नाम है अंकुश गर्ग, है ना। और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो लिख दूं वो भी। और कुछ तो नहीं चाह रही इंफॉर्मेशन। मोबाइल नंबर अभी व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उसमें आ जाएगा, है ना। तो मोबाइल नंबर उसमें आ ही जाएगा। और कुछ हो तो बता दो, पहले दो चार जवाब दे दो तुम्हारे। एक बच्चा लिख रहा है डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। सब लिख लो, और भी पूछ लेना, बाकी सारा एक फॉर्म ही लिया तुम तो, जो भरवा लो मुझसे, है ना। वो सवाल पूछ सकते हो जिससे तुम्हें कोई काम पड़ सके, है ना, बाकी क्यों पूछते हो। हाँ। हाँ, अब एक बच्चे ने पूछ लिया सर आप आईआईटीएन हो। नहीं, आईआईटीएन नहीं हूं। हम्म, अच्छा, एनआईटी, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हूं। अच्छा, मेरे आईआईटीएन होने नहीं होने से क्या फर्क पड़ने वाला है। आईआईटीएन तो नहीं हूं, लेकिन आईआईटीएन बनाने की काबिलियत रखता हूं, है ना। आईआईटीएन तो नहीं हूं, लेकिन बनाने की काबिलियत रखता हूं, है ना। और, है ना। और मैं रेजो में कब से हूं। हाँ, 2004 से मैं रेजोनेंस में हूं। मतलब तुम ऐसा कह सकते हो कि तुम में से कुछ लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे तब से मैं रेजोनेंस में पढ़ा रहा हूँ। है ना। तब से मैं रेजोनेंस में पढ़ा रहा हूँ, शायद तुम में से कुछ लोग पैदा नहीं हुए होंगे, है ना। 2004 से पढ़ा रहा हूँ मैं, अभी कितना है, 2022। हाँ, 17-18 साल हो गए। हाँ, तो 17-18 साल, हाँ, तो उस हिसाब से तुम वर्मा लगा सकते हो, तब से मैं रेजोनेंस में हूँ। हाँ, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है ना। और आईआईटीएन की डिग्री तो नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब मेरा क्वालिफिकेशन का बैकग्राउंड तो अच्छा है, ऐसा नहीं कि खराब है। हाँ, 2004 में मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उस यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन पे मैंने टॉप किया था, है ना। और मेरा रिजल्ट आने के एक हफ्ते के अंदर अंदर मैंने रेजोनेंस में ज्वाइनिंग ले ली थी। एक बच्चा लिख रहा है सर आप हमेशा सीरियस रहते हैं क्या। नहीं नहीं, सीरियस नहीं ले, तुम्हें लगा क्या कि मैं सीरियस रहने वाला हूँ। नहीं नहीं, मैं हमेशा हंसता मुस्कुराता रहूंगा, है ना। हाँ, मैं सीरियस नहीं रहूंगा, हमेशा हंसता मुस्कुराता रहूंगा। और तुम पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा, मतलब हाँ, मतलब कभी भी टेंशन में नहीं रहोगे तुम, ये सोच के कि यार मैथ्स की क्लास है, तुम्हें टेंशन नहीं होगी, इसकी गारंटी ले सकता हूं मैं। सर जी आप परमानेंट हो ना। हाँ यार, परमानेंट ही हूँ क्या, मतलब पार्ट टाइम जॉब थोड़ी ना कर रहा हूँ यार। हाँ, मतलब ऐसा भी होता है क्या, चेंज हो जाते हैं। अच्छा, मतलब तुम लोगों ने पहले काफी सारे टीचर चेंज करा रखे होंगे ऐसे।
अच्छा अच्छा, इसलिए पूछ रहा है क्या? तो मतलब अच्छा अच्छा, मतलब टीचर तुम्हारा भविष्य बनाने आते हो और तुम उनका खराब कर देते हो, यू? खतरनाक हो यार तुम लोग यार। ये तो मतलब तुम धमकी दे रहे हो, क्या दे रहे हो? हाँ, खतरनाक हो तुम। हाँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पहले जो पी फेस है उसमें भी काफी सारे लोगों को मैंने पढ़ा रखा है, तो ऐसे नहीं तुम मेरे बारे में पता लगा सकते हो। है ना? मेरे बारे में पता लगा सकते हो, मैंने नाम बता ही दिया है। तो जैसे जो अभी पी फेस में पढ़ के निकले हैं, पिछले साल भी मैंने काफी सारे पी फेस को पढ़ाया है, तो जो पढ़ के निकले हैं उनसे मेरे बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और तुम्हारे पहले जो 11th वाला बेस था, 02 वाला, है ना, वो भी मैं ही पढ़ाता था 11th का। तुम्हारा तो 03 और 05 वाले थे। 02 वाला जो एक बेच था, मेरे ख्याल से 02 वाला सबसे बड़ा बेच वही था 11th का। 250 250 बच्चों का बेच था, वो मैं ही पढ़ाता था, है ना? तो वो मैं ही पढ़ाता था। और उनसे जो 01 वाला पी बना है उसमें भी एक बेच में ही पढ़ाता हूँ, है ना? तो सर, सागर का ख्याल रखना जरा। अच्छा, ये सागर कोई है क्या? टैलेंटेड बच्चा है क्या सागर? वो 02 PA1 में होगा। तो आईपी तो अभी तो बना ही नहीं इस साल वाला, मतलब तुम्हारे वाले में थोड़ी ना आईपी बना है। वो तो 01 वाले में बना था आईपी तो। अच्छा, तो सागर से मतलब अच्छा वही टैलेंटेड होगा बच्चा, सारे टीचर उसी ने चेंज कराए होंगे। हाँ, मतलब हर क्लास में ऐसे एक दो नेता होते हैं, है ना? हाँ हाँ, हमें समझ गया समझ गया। एक्चुअली क्या होता है कि हर क्लास में ऐसे एक आध दो नेता होते हैं, लेकिन जब तुम साल भर पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अपनी क्लास में कोई नहीं बन पाएगा। हाँ, क्योंकि जो सामने बैठा हुआ है तुम्हारे वो भी कलाकार है, ऐसी टेंशन मत लो तुम। हाँ, ठीक है। तो हालांकि ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, है ना? ठीक है, तो ऐसे तुम मेरी रिपोर्ट, मैंने बता दिया मैं कहाँ कहाँ पढ़ा रहा हूँ और कहाँ कहाँ पढ़ा चुका हूँ, तो तुम मेरी ऐसी रिपोर्ट ले सकते हो, है ना? हम्म। हम्म। तो ऐसे ही मेरे बारे में रिपोर्ट ले सकते हो, है ना? बस यही रहेगी कि मैं बोलने नहीं दूंगा पढ़ाते वक्त, है ना? हंसता रहूंगा मुस्कुराता रहूंगा, लेकिन सिर्फ मैं ही। है ना? ऐसे कोई बीच बीच में नेता नहीं गिरेगा है ना, तो वो मैं चुप करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, है ना? इसीलिए मैं जनरली क्लास पढ़ाते वक्त ऑनलाइन वालों को भी म्यूट ही रखता हूँ, है ना? तो ऐसे में ऑनलाइन वालों को भी म्यूट रखूंगा, हो सकता है शायद तुम पढ़ के आए हो, वो लोग तुम्हें अनम्यूट रखते हो, शायद अभी म्यूट ही कर रखा होगा ना? हाँ, अभी नहीं कर रखा था। ठीक है, तो अगर कोई डाउट रहेगा तो तुम्हें चैट में लिखना होगा, है ना? मैं देख लूंगा और उसमें से बता दूंगा तुम्हें, है ना? चलो खैर, अब अपन सवाल पे आ जाते हैं, है ना? हाँ, चलो इस पे आते हैं, पहले वाले पे। इफ ए क्रॉस बी कितना है? 2,3, 2,4, 2,7। तो हमें ये देखना है कि ए और बी दोनों बनाने हैं। तो इसमें एलिमेंट कितने आ रहे हैं? 6। इसका मतलब एक सेट में दो होंगे, एक सेट में तीन होंगे। अब हम सबके फर्स्ट एलिमेंट देख लेते हैं। तो अगर मैं सबके फर्स्ट एलिमेंट ऑब्जर्व करूं, तो मैं देख रहा हूं कि दो ही एलिमेंट मुझे नजर आ रहे हैं। कौन कौन से? 2 और 3। और मैं अगर सबके सेकेंड एलिमेंट ऑब्जर्व करूं, तो मैं देख रहा हूं कि मुझे तीन एलिमेंट नजर आ रहे हैं, 3, 4 और 7। और मैं देख रहा हूं कि अगर इसमें 2 इसमें 3 है, तो टोटल ए क्रॉस बी में कितने हो जाएंगे? 6। और 6 ही है, इसका मतलब सही है। अब इसके बाद अगर हम इसमें आ जाएं, तो देखो अब इसमें भी हमें पहले ए लिखना पड़ेगा। तो ए अगर हम देखें तो 2 और 3, और बी अगर हम देखें तो 3, 4 और 7। टोटल कितने एलिमेंट होते हैं? 6। और 6 में से तीन इसने दिए हुए हैं, तो ठीक है, हम बचे हुए तीन के लिख सकते हैं। जैसे 2,3 इसने दे दिया, तो हमें पता है कि 2,4 एक बचेगा, 2,7। फिर 3,4, 3,7 इसने दे दिया, तो 3, बचेगा। तो ये तीन अपने पास क्या हो जाएंगे? रिमेनिंग एलिमेंट हो जाएंगे, है ना? तीसरे में अगर हम आए,
तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे, तो बी इंटरसेक्शन सी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास 1 आ रहा है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की हम बात करेंगे। हाँ, तो 3 एलिमेंट आ जाएंगे, 3,1, 4,1 एंड 6,1। 3,1, 4,1 और 6,1। इसका तो है ही सही, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है, तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, 50, है ना। इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे अपन ने सवाल में देखा था, इसमें एक एलिमेंट कॉमन था, तब भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे थे, 6। तब भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे थे, 6। वो तो कोई से भी एलिमेंट पहले लिखो, कोई से भी बाद में लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता ना। ऑर्डर्ड पेयर कोमा में आगे पीछे लिख सकते हैं, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिमेंट तो फिक्स रहेंगे ना। ये जो 3 एलिमेंट लिखे हैं, इसको आप यहां लिख दो, इसको पहले लिख दो, कोमा लगा के एलिमेंट, वो तो सेट में पढ़ा ना अपन ने, ये तो सेट में पढ़ रखा है। इसको 3,2 लिखेंगे, उससे फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, ये तो अपन ने सेट में भी पढ़ा था। तो ये ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, तो आगे पीछे से क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, ये जरूर आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि 2,4 एक अलग ऑर्डर्ड पेयर है और 4,2 एक अलग ऑर्डर्ड पेयर है। लास्ट वाला क्वेश्चन तो यही ना, एक में 3 एक में 5 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, 15। ये तो तुम्हें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा था ना। अभी अपन ने यहाँ नहीं देखा था, जैसे इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट, तो भी एक कितने एलिमेंट थे, 6। हालांकि एक एलिमेंट क्या आ रहा था, कॉमन। एक एलिमेंट क्या आ रहा था, कॉमन, तब भी नंबर ऑफ एलिमेंट तो कितने आ रहे थे, 6। हटा दूं सब बोर्ड पे से, चलो सबका क्लियर है, हटा दूं बोर्ड पे से, चलो। चलो, इसके बाद हम रिलेशन की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। इसके बाद हम किसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं, रिलेशन की। इसके बाद हम रिलेशन की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। चलो, तो रिलेशन की डेफिनेशन में लिखो, ईच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ईच सबसेट of A cross B is a relation from set A to set B, denoted by capital R A to B। ऐसे हम इसको डिनोट कर देते हैं, capital R A to B, denoted by R A to B। Each subset of A cross B is a relation from set A to set B and denoted by capital R। सिर्फ R भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, R A to B। इस डेफिनेशन को समझते हैं। हम ये लिख रहे हैं, each subset of A cross B is a relation from set A to set B denoted by R A to B। लिख लिया, ये हटा दो इसको। हाँ, अब इस लैंग्वेज को जो मैंने लिखी है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या मैंने लिखा है। जैसे मान लीजिए मैंने ए में सेट 1 2 3, बी में वही ले लिया मैंने अपना 3 और 4, है ना। अब ए क्रॉस बी तो मैं समझ ही रहा हूं, क्या हो जाएगा, 1,3, 1,4, 2,3, 4 और 3,3। और मैं ये कह रहा हूं कि जैसे कोई रिलेशन है, रिलेशन वो डिफाइन करता है, सवाल में दिया हुआ होता है कि भाई 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन है। जैसे मान लीजिए एक रिलेशन आर में लिखता हूं, रिलेशन आर इज डिफाइन एज, रिलेशन आर कैसे डिफाइन हो रहा है, ए रिलेटेड बी इक्वल्स टू है ए लेस देन। भाई रिलेशन का मतलब वही तो होता है ना, भाई दो लोगों के बीच में हमेशा क्या होता है, कोई रिलेशन हम डिफाइन करते हैं। हमारी फैमिली में भी दो लोगों के बीच का क्या है, रिलेशन। तो ये कह रहा है कि भाई ए और बी के बीच का जो रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है कि ए किससे छोटा होना चाहिए, बी से। तो अब अगर आपको इस रिलेशन के एलिमेंट लिखने होते हैं तो आप क्या लिखते हैं,
ये लिख लोगे 1,3, क्या लिख लोगे 1,4, वो सारे लिखने भाई। आप 1,3 लिखोगे, 1,4 लिखोगे, बिल्कुल। आप 2,3 लिखोगे, यस। आप 2,4 लिखोगे, यस। आप 3,3 लिखोगे, नहीं। आप 3,4 लिखोगे, यस। तो लिखा आपने ये। तो उसने जब ए से बी में एक रिलेशन डिफाइन किया, तो उस रिलेशन को जब आपने देखा, तो कहीं ना कहीं ये इसका क्या बना, सबसेट। अब रिलेशन बदलते जाएंगे। रिलेशन आर इज डिफाइंड एज, एक मिनट रुक जाओ, पहले मुझे अपना पूरा कर ले। अब मान लो मैंने रिलेशन आर इज डिफाइंड एज, मैंने रिलेशन आर डिफाइन कर दिया, ए रिलेटेड बी, ए लेस देन इक्वल ए बी, है ना। तो अब आप क्या लिखते हैं आर में, आर में भाई 1,3 आ जाएगा, है ना। 1,4 आ जाएगा, 2,3 आ गया, 2,4 आ गया, अब 3,3 भी आ जाएगा, और 3,4 भी आ जाएगा। लेकिन अब अगर मान लीजिए मैं रिलेशन चेंज कर देता हूं कि रिलेशन आर इज डिफाइन एज ए रिलेटेड बी, ए ग्रेटर देन बी, तो अब आप देखोगे कि आर में कुछ आएगा ही नहीं, ये तो 5 आ जाएगा। रिलेशन बदलते जाएंगे तो एलिमेंट बदलते जाएंगे यार। मैं और कुछ भी कर लो, मान लीजिए मैं और कुछ डिफाइन कर लेता हूं, रिलेशन आर इज डिफाइन एज, कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ए रिलेटेड बी, क्या है, ए बराबर बी, तो केवल एक एलिमेंट आ जाएगा, कौन सा, 3,3। अब हम क्या कह रहे हैं कि ईच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन। तो अब देखो, क्या ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, हाँ। ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, हाँ। ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, हाँ। हम जानते हैं नल सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। क्या ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, हाँ। कहने का मतलब है कि आप अगर इसका कोई सा भी एक सबसेट लिखना चाहोगे, तो जैसे ही आप इसका सबसेट लिखोगे, वो कहीं ना कहीं एक रिलेशन में बंधा हुआ होगा। तो इसलिए हमने एक जनरलाइज डेफिनेशन बना दी कि ईच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। उसको हम देख पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, वो अलग बात है। पर जब भी आप ए से बी में कोई रिलेशन डिफाइन करने की कोशिश करोगे, तो वो रिलेशन चाहे उसमें एलिमेंट आए या ना आए, वो किसका सबसेट बनेगा, ए क्रॉस बी। वो किसका सबसेट बनेगा, ए क्रॉस बी का। तो हम उसकी जनरलाइज डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि भाई ईच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्लियर है उस लाइन का मतलब, लिख लो इसको। और एक चीज समझ लो, अब जैसे हम कोई रिलेशन डिफाइन कर देते हैं, तो जब हम कोई रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डोमेन। और जो सेकंड एलिमेंट का सेट होता है उसे क्या बोलते हैं, रेंज, है ना। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट लिख देता हूं, थोड़ा सा ऊपर लिख लें। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, है ना। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ये तो अपने पास क्या हो जाता है, डोमेन। और सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, ये क्या हो जाती है, रेंज। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट डोमेन, और सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट रेंज। क्या मतलब है इसका, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, जैसे इस रिलेशन के लिए पूछा जाए तो डोमेन क्या लिखोगे, फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये 1 2 3। और रेंज पूछी जाएगी तो 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 आ गया, ठीक है। अगर मुझसे इसके लिए पूछा जाता, तो इस एलिमेंट के लिए पूछा जाता, तो डोमेन भी कितनी होती, 3, और रेंज भी कितनी होती, 3। ये इसका मतलब है ना। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, जो भी उस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, उनके फर्स्ट एलिमेंट का सेट क्या होता है, डोमेन। और जो सेकंड एलिमेंट का सेट होता है वो क्या होता है, रेंज। ठीक है। अब एक बच्चा लिख रहा है, लास्ट लाइन रिपीट प्लीज। लास्ट लाइन में तो ये लिखा है, रिलेशन आर इज डिफाइंड एज ए रिलेटेड बी, का मतलब है ए बराबर बी, है ना। तो ए बराबर बी का मतलब हमने देखा ए और बी में कौन कौन सा, 3 ही है दोनों में बराबर, तो 3,3 आ गया।
सर टॉप में बी के सेट में क्या लिखा है? 3 और 4, 3,4 लिखा हुआ है बी के सेट में। सर बी क्रॉस ए रिलेशन नहीं होगा क्या? नहीं होगा ना, बी क्रॉस ए फिर बी टू ए में रिलेशन होगा ना। हम अगर ए टू बी में डिफाइन कर रहे हैं तो वो अलग चीज है, बी टू ए भी रिलेशन है। बी क्रॉस ए का ईच सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, फिर वो ऐसे बोला जाएगा, बोला तो जाएगा लेकिन फिर वो ऐसे बोला जाएगा कि वो बी टू ए में एक रिलेशन है बी क्रॉस ए, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है ना एलिमेंट, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, चेंज होगा। सर बस यही 4 रिलेशन आ सकते हैं क्या? अरे भाई रिलेशन तो बहुत सारे आ सकते हैं ना, अभी लिखाऊंगा कितने रिलेशन आ सकते हैं। ये तो मैंने रिलेशन की डेफिनेशन समझाया है तुम्हें, कि वो जो हम लाइन लिख रहे हैं कि ईच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये क्यों लिखा? क्योंकि जब भी हम कोई रिलेशन डिफाइन करेंगे तो उस सेट को जब हम देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं ए क्रॉस बी का क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। तो ऐसे 3-4 रिलेशन मैंने लिख के तुम्हें बताए हैं। चलो, अब जैसे अभी अपन ने पढ़ा था कि ऑर्डर पे एक रिलेशन हम यहां भी बना सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है मेरे पास m, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b कितना है n, देन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b की मैं बात करूं तो मैं लिख सकता हूं 2 की पावर mn, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b कितना होगा 2 की पावर mn। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? भाया टैलेंटेड है, एन और एम है। एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, सर साथ साथ लिखना होगा या लिखने का टाइम दोगे? देखो बेटा, अगर जीवन में टैलेंटेड बनना है तो साथ साथ लिखने की आदत डालो। हालांकि मैं तो तुम कहोगे तो लिखने के बाद रुक भी जाऊंगा, है ना, लेकिन मुझसे जितना काम करवाओगे उतना बेहतर है भाई। अगर मैं लिखता रहूंगा तो नंबर ऑफ एग्जाम्पल ज्यादा करा पाऊंगा, और अगर हर सवाल को करा के बैठूंगा तो नंबर ऑफ एग्जाम्पल कम करा पाऊंगा। सीधी सच्ची बात यही है। ऐसे तुम भी अगर समझने के साथ साथ लिखने की आदत डाल लोगे तो पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आ पाओगे, और पहले बैठ के समझोगे और फिर लिखोगे तो फिर पेपर हमेशा अधूरा छोड़ के आओगे। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कैसे क्या करना है। ये तो हुआ उस सवाल का जवाब। हाँ, अब दूसरा एक बच्चा पूछ रहा है, सर रिलेशन इनफाइनाइट नहीं बना सकते क्या? अरे बेटा, रिलेशन इनफाइनाइट कैसे बना सकते हैं? जब हमने लिखा कि ईच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो जब एक सेट के सबसेट इनफाइनाइट नहीं हो सकते तो रिलेशन कहां से इनफाइनाइट बनाऊंगा? अब बात यह है कि 2 की पावर mn कैसे आया, तो वो समझ में आता है सबको। कितने जनों को समझ में आता है? यहां जो बैठे हैं वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, कुछ लोगों को ही समझ में नहीं आता है। अब अभी हमने जबकि डेफिनेशन में लिखा कि भाई ईच सबसेट, और एक लिख रहा है बाइनोमल से, बाइनोमल ज्यादा पसंद आया दिखता है इसको। बाइनोमल से थोड़ी ना लिखा। अभी अपन ने क्या लिखा कि भाई अगर ए में m और b में n एलिमेंट है, n और m एलिमेंट है, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होते हैं, mn। a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होते हैं, mn। और अभी हमने लिखा कि a क्रॉस b का सबसेट क्या होता है, रिलेशन। तो हमने ये भी तो पढ़ा है कि एक सेट में कितने सबसेट होते हैं,
जैसे सेट में n एलिमेंट है तो सबसेट कितने होते हैं? 2 की पावर n। सबसेट कितने होते हैं? 2 की पावर n। तो अगर a क्रॉस b में mn एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर mn। सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर mn। अब मेरी बात को समझो, मैं वैसे इसके बीच में एक लाइन लिख भी सकता था, है ना? मैं इसके बीच में एक लाइन लिख भी सकता था लेकिन नहीं लिखी, है ना? तो ऐसे जब मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करूंगा तो भी ऐसे बीच में एक आध लाइन गायब करूंगा, है ना? क्योंकि अपन किसकी तैयारी कर रहे हैं? एडवांस, है ना? तो हमें भी थोड़ा बहुत क्या होना पड़ेगा? एडवांस। अब जैसे मैंने एडवांस कहा, ये दो चार लोग मुस्कुराने लग गए, क्यों भाई? कुछ गलत थोड़ी ना कहा मैंने, नहीं कहा भाई। देखो क्या है कि जितना हम दिमाग पर जोर डालेंगे उतना ही बढ़िया होगा, है ना? हालांकि मैं कोई लाइन कम लिखूंगा बीच में तो ऑब्वियसली कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो समझाना तो मुझे पड़ेगा ही सही। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा महीने 2 महीने समझाना पड़ेगा, फिर बच्चा को अपने आप समझदार हो जाएगा और उसको क्या करना पड़ेगा? खुद से समझ में आने लग जाएगा, है ना? ठीक है, चलो तो एक आध दो सवाल और करते हैं इसके। ये आगे बात समझ में, नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी कितना हो जाएगा? 2 की पावर mn। चलो एक और लिखो, रिलेशन आर। रिलेशन आर क्या डिफाइन है? 3x कोमा एक्स स्क्वायर प्लस 2। x इज ए कंपोजिट नंबर लेस देन 10। क्या डिफाइन किया है मैंने? रिलेशन आर 3x कोमा एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना? x इज ए कंपोजिट नंबर लेस देन 10। ठीक है, देन फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। तो आपको इसकी क्या निकालनी है? डोमेन और रेंज। तो बहरहाल सबसे पहले आपको रिलेशन डिफाइन करना है, हमारा काम तो मेन रिलेशन डिफाइन करना है। वो डिफाइन होगा तो डोमेन भी नजर आएगी और रेंज भी नजर आएगी। तो सवाल ये है, रिलेशन आर ऑर्डर्ड पेयर में लिखा है 3x एक्स स्क्वायर प्लस 2। x इज ए कंपोजिट नंबर लेस देन 10, देन फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। तो डिफाइन करें। x कंपोजिट नंबर है तो सबसे पहले x ही लिख ले। क्या होगा x? अब भाई 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। लेस देन 10 लेना है, मतलब 10 को नहीं लेना है। अब इसका मतलब क्या होगा कि 3x कोमा, मतलब इसके एलिमेंट ऐसे बनेंगे कि 3 इंटू 4, जब आप x4 ले लोगे तो ये एलिमेंट बनेगा, फिर आप 6 ले लोगे तो ये एलिमेंट बनेगा, फिर आप एक बार क्या ले लोगे? 8, और एक बार क्या ले लोगे? 9। बताओ क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं? अगले दो एलिमेंट बताओ क्या रहा है? 24, 66 आ रहा ही बस। तो अच्छा, मैंने यही लिख दिया, लिखना तो यहां था। ठीक है, तो ये अपने पास टोटल 4 एलिमेंट आ जाते हैं।
तो अब डोमेन लिख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट से, है ना, 12, 18, 24 और 27। और रेंज लिख सकते हैं हम 18, 38, 66 और 83। चलो, हो गया सबका। एक और लेते हैं। अब रिलेशन की डेफिनेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सेट ए हमने ले लिया 1, 2, 3, 4 और सेट बी हमने ले लिया 1, 3, 5 और 7। सेट ए में ले लिया 1, 2, 3, 4, सेट बी में ले लिया, सर ये रेंज कैसे लिखा, खतरनाक है यार तो भाई। अभी थोड़ी देर पहले भी लिखा सेकंड एलिमेंट का सेट, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार। ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, ऐसे ही लिखा। सेकेंड एलिमेंट का सेट क्या होता है, रेंज। चलो, तो अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि सेट ए में है 1, 2, 3, 4, सेट बी में है 1, 3, 5, 7। then find relation R, then find relation R A to B define as, then find relation R A to B define as A related B का मतलब है -5 लेस देन इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल है 5। सेट ए में एलिमेंट दिए हुए हैं, सेट बी में एलिमेंट दिए हुए हैं, देन फाइंड रिलेशन आर ए टू बी डिफाइन एज ए रिलेटेड बी -5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल है 5। मतलब अब आपको जो ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं उसमें ध्यान रखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहां से कहां तक रहे, -5 to 5 रहे। मतलब अब आपको 1 बाय 1 ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब ऑब्जर्वेशन आपके ऊपर है कि आप लिख के करना चाहते हैं या भाई, जैसे आपको चेक करना पड़ेगा कि पहला एलिमेंट 1, 1 बनता है, 1, 2 बनता है, मतलब 1, 3 बनता है, 1, 5। तो आप चेक करेंगे कि भाई कौन सा बन रहा है कौन सा नहीं। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितने कम में कर पाते हो। जैसे 1, 1 के लिए क्या बनेगा, ये बनेगा, ट्रू स्टेटमेंट बनेगा क्या, हाँ। फिर आप 1, 3 के लिए देख रहे हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या ट्रू स्टेटमेंट बनेगा क्या, नहीं, 8 आ जाएगा ना, 8 आ जाएगा ना। ऐसे चेक करना है आपको। अब आप चाहे तो ऑब्जर्व करें डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आपके ऑब्जर्वेशन है, बताने आपको क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा। बट आपको वो डेट पेयर लेना है जो इस रिलेशन को क्या कर जाए, सेटिस्फाई। कितने ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, 4। कौन कौन से आ रहे हैं, 1, 1, 2, 1, 2, 3 ये आ रहे हैं। और चेक कर लो सबके ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं।
आ गया? हटा दो बोर्ड पे से, जो घर बैठे उनको क्लियर है, यही चार आ रहा है ना बेटा सबके? 3,1 भी होगा बेटा। 3,1 लाओगे कहां से? 3,1 मैंने नहीं लिखा क्या? अच्छा 3,1 होगा क्या? अच्छा देखते हैं। -5, 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 5, ये तो 8 आ रहा है। ये कहां से लाओगे इसमें? ये कौन आ रहा था? डेल, नाम भी नहीं लिखा। चलो हो गया ये सबका, ठीक है। चलिए इसके बाद हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, देखिए अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं जो रिलेशन का है, और वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन, है ना। मेन टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। हाँ, टाइप्स ऑफ रिलेशन, मेन यही टॉपिक है। हमें रिलेशन दिया हुआ था, आइडेंटिफाई करना होता है कि वो कौन सी टाइप का है। और ये टाइप्स ऑफ रिलेशन समझने का मतलब है कि मेंस में इक्वेशन कंफर्म है, लगभग लगभग मेंस में इसका एक सवाल आता ही आता है। टाइप्स में आज लिखूंगा, हालांकि एक्सप्लेन टाइप्स को अपन कल करेंगे। आज सिर्फ इसलिए लिखा रहा हूं कि आप सिर्फ उसको दिमाग में रखें, है ना। ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना, समझाने वाला पार्ट मेरा है। तो लिखे इसमें, रिलेशन ऑन सेट ए। ऑन सेट ए का मतलब होता है ए टू ए, इज कॉल्ड रिलेशन ऑन सेट ए टू ए इज कॉल्ड void और empty। void और empty रिलेशन इफ r इक्वल्स टू कितना है? 5। यूनिवर्सल रिलेशन इफ r इक्वल्स टू है a क्रॉस a। यूनिवर्सल रिलेशन इफ r इक्वल्स टू a क्रॉस a। आइडेंटिकल इफ r इक्वल्स टू है for every a comma a belongs to r, for every a belongs to a, only a comma a belongs to r। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना। ये सारे रिलेशन एक साथ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जब हम, वैसे तो मैं एक रिलेशन लिख के उसके दो एग्जांपल समझाता, एक रिलेशन लिख के उसके दो एग्जांपल समझाता, एक रिलेशन लिख के उसके दो एग्जांपल समझाता, लेकिन उसमें मजा नहीं आता। पहले सारे रिलेशन लिख रहे हैं क्योंकि जब हम सवाल आगे पढ़ेंगे तो हमें एक साथ ही सब ऑब्जर्व करने पड़ेंगे ना। तो जब हमें एक साथ ही सब ऑब्जर्व करने हैं तो फिर हम यहाँ भी एक साथ ही सब ऑब्जर्व करेंगे। रिफ्लेक्सिव, REFLEXIVE, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। Symmetric relation, if AB belongs to R then BA belongs to R। Transitive relation, if A comma B belongs to R, B comma C belongs to R। एक बार मैं सारा पढ़ देता हूं कुछ समय। void और empty relation if R equals to 5, universal UNIVERSL, universal relation if R equals to A cross A, identical
IDENTICL, identical relation if for every A belongs to A, सिंबल पहचानते हैं, for every A belongs to A, only A comma A belongs to R. Reflexive relation if for every A belongs to A comma A belongs to R. Symmetric relation if AB belongs to R, then BA belongs to R. Or transitive, TRNSITI, transitive relation if AB belongs to R, BC belongs to R, then AC belongs to R. यार तू तो टैलेंटेड है यार बहुत। साईं बाबा जीवन में सुखी रहने के 2 मंत्र देके गए, तुझे पता है? नहीं मतलब पूछ रहा हूं मैं तो। साईं बाबा जीवन में सुखी रहने के लिए 2 मंत्र देके गए थे, और वो 2 मंत्र थे श्रद्धा और सबरी। सच में ऐसे देके गए थे, उन्होंने 2 मंत्र दिए थे। ऐसा क्यों दिया था? श्रद्धा और सबरी इसलिए क्योंकि उनको पता था कि आने वाले टाइम में जो इंसान होगा वो बहुत बेसब्र होगा, पेशेंस नहीं होगा उसके पास। तो उन्होंने कहा था कि भाई श्रद्धा और सबरी से ये था कि भाई आप जिस पे भी अपना विश्वास रखते हैं, मतलब थोड़ा सा धैर्य रखें, और जिस पे विश्वास है उस विश्वास को बनाए रखें। दोनों वर्ड का मीनिंग यही निकलता है कि भाई पेशेंस रखें, धैर्य बनाए रखें, आपको जो चाहिए जो है वो मिलेगा आपको, है ना। तो वो इसीलिए कह के गए थे तुम जैसे लोगों के लिए, है ना। मतलब अब ये पूछ रहा है कि सर रिफ्लेक्सिव आइडेंटिकल में क्या डिफरेंस है। मैंने अभी बोला कि हम सब लिख रहे हैं, फिर ये सब मैं समझाऊंगा, ऐसा बोला मैंने? अरे हाँ तो बोलो। ऐसा मैंने बोला कि भाई ये सब कौन समझाएगा, मैं समझाऊंगा। तो अभी तो मैं सिर्फ लिखा रहा हूं ना, ये सब मुझे समझाना है ना। और ऐसे जब मैं ये सारे समझा लूंगा तो तुमसे पूछूंगा कि भाई अच्छा तुम्हें समझ में आ गया, तुम कहोगे हाँ सबको आ गया, फिर मैं ऐसे पूछूंगा अलग से, घर बैठे जो है उनको समझ में आ गया, है ना। फिर देखो एक घर पे भी एक कलाकार है, पूछ रहा है ओनली का डिफरेंस। हाँ ये सब मैं समझाऊंगा ना, ये सब मुझे समझाना है ना। चाहे मतलब जैसे अभी हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ रहे हैं, और मैं कह रहा हूं कि भाई इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इसका आता ही आता है, तो इसका मतलब ये है कि इसको मैं समझाऊंगा, फिर तुमसे पूछूंगा भाई समझ में आ गया। भले मुझे 1 दिन लगे इन सबको समझाने में, 2 दिन लगे, वो मेरा मैटर है ना। समझाऊंगा मैं इसको, है ना। जब तक सबको समझ में नहीं आएगा मैं आगे भी नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि मैं पहले ऑफलाइन वालों से पूछता हूँ, फिर ऑनलाइन वालों से पूछता हूँ, फिर सब कह देते हैं हाँ हो गया, तो अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। तभी आगे बढ़ेंगे, ऐसे तो कैसे आगे बढ़ेंगे ना। लेकिन उसके लिए क्या, थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ता है ना। हाँ, अपने को समस्या तब आए जब मैं कहूं कि भाई अब मैं समझा के निमट गया, अब कोई दिक्कत तो फिर बोले, है ना। तो ये सब मुझे समझाना है ना। और जब तक समझ में नहीं आए, भाई देखो अगर तुम्हें कोई समझ में नहीं आ रहा है तो दोष किसका है? मेरा ऑब्वियसली, और किसका है यार। भाई अगर मैं पढ़ा रहा हूं और पढ़ाते वक्त तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया तो दोष किसका है? मेरा। सीधी सी बात है, उसमें क्या है। तो अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूं और पढ़ाते वक्त तुम्हें समझ में नहीं आया तो दोष किसका है? मेरा। लेकिन मैं पढ़ा के निमट गया, मैंने पूछ लिया, समझ में आ गया, तुमने कह दिया हाँ आ गया, उसके बाद याद नहीं रखा, तो फिर दोष मेरा नहीं है। हाँ, अरे हाँ तो बोलो, इसमें भी हाँ नहीं बोल रहे हो तुम्हें, तो फिर तो दोष तुम्हारा होगा ना। भाई ये पता तो होना चाहिए ना कि किसमें किसका दोष होता है। एक तो तुम याद नहीं रखो और उसमें भी पढ़ाने वाले का दोष मानो, तो फिर वो नहीं होगा ना। भाई समझाते वक्त कोई चीज समझ में नहीं आई तो दोष किसका है? हमारा। भाई हम आए किसके लिए? समझाने के लिए। और अगर हम कोई चीज नहीं समझा पा रहे हैं इसका मतलब हमारा फॉल्ट है। सच है। तो समझाते वक्त अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो दोष हमारा है, और वो समझाना हमारा फर्ज है, चाहे हमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, वो हमारा मैटर है ना। समझाने के बाद याद नहीं रखना वो तुम्हारा फॉल्ट होगा। ठीक है। तो ये 2 अलग अलग है, मैंने दोनों चीज समझी, तुम्हें समझा दी है ना। समझाते वक्त अगर कुछ नहीं आया तो दोष किसका है? मेरा। बिल्कुल। समझने के बाद याद नहीं रखा
तो फिर दोष किसके हिस्से में जाएगा तुम्हारे? ये जो घर बैठे हैं वो भी सहमत है इस बात से, हाँ या ना लिख दे एक बार। हाँ सहमत तो, हाँ तो बड़ी जल्दी भर रहे हैं। इस सहमति का मतलब यह है कि जब हम डिस्कशन करेंगे और तुम मुझसे कुछ पूछोगे तो मैं तुमसे कहूंगा कि ये पढ़ाया था, तुम्हें याद है, तो फिर तुम्हें कहना पड़ेगा हाँ। मुकर तो नहीं जाओगे फिर उस टाइम? नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, ऐसे थोड़ी ना मुकरते हैं यार फिर। भाई देखो, मुकरोगे तो उसमें दोष मतलब हमारा कुछ नहीं। देखो हम पढ़ाएंगे, तुम भूल जाओगे, फिर हम डिस्कशन करेंगे, हम दोबारा भी बता देंगे, है ना, लेकिन उससे अल्टीमेटली तुम्हारा कुछ भला नहीं होने वाला है। तुम्हारा भला तो तभी होगा जब तुम याद रखोगे चीजों को। अब वैसे तो 1 साल का अनुभव है तुम लोगों को, अब नए नए तो हो नहीं, काफी अनुभवी हो गए हो। अरे 1 साल का एक्सपीरियंस है, अब तो सीनियर हो गए तुम। क्या ऐसे क्यों चुपचाप बैठो? मैं कुछ गलत थोड़ी ना कह रहा हूं, सीनियर नहीं हो गए हो क्या? एक बच्चा लिख रहा है नो नो, और एक सीनियर तो होना, 1 साल पढ़ लिए ना। तो ऐसे बोलो, ऐसे ऐसे मतलब अभी तो नया सेशन शुरू हुआ है तुम्हारा, पहली क्लास है, और तुम ऐसे उदास निराश से बैठे हो। कोई खास वजह है? खुश नहीं हो क्या? 11th पूरी हो गई उससे, या हमने कोई दर्द दे दिया तुम्हें? कुछ हो मन में विचार तो बोलो, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है ना, खुश हो ना, बस तो फिर क्या है। हाँ ये देखो, बस पूछने की जरूरत है। देखो अब, देखो इसे कहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन का अंतर। ऑफलाइन में सब कह रहे हैं खुश है, और देखो ऑनलाइन वालों ने लिखना शुरू कर दिया। क्योंकि ऑनलाइन वालों को पता है हमारी शक्ल तो दिख ही नहीं रही, है ना। तो देखो ऑनलाइन में यही बहुत फायदा है, जैसे डाउट भी पूछने होता है ना, तो ऑफलाइन वाला तो शर्मा शर्मी करता है, और यार सर के सामने कैसे डाउट पूछे। तो ऑफलाइन वालों को तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऑफलाइन ऑनलाइन मिक्स क्लास चल रही है तो ऑफलाइन वाले डाउट पूछते वक्त रिलैक्स बैठे रहो, ऑनलाइन वाले हैं वो सब संभाल लेंगे। हाँ मतलब ऑफलाइन वालों को डाउट पूछने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि ऑनलाइन वालों को पता है, उनको कोई दिक्कत ही नहीं, उन्होंने कहा अपने को पता लगना ही नहीं है सर, कॉपी देखने से रहे नहीं, पूछ लो कुछ भी। तो ऑनलाइन वालों है जब, अगर वो तो दिक्कत तब है जब प्योरली ऑफलाइन हो। बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन मिक्स है तो भले तुम लोग रिलैक्स रहो, ऑनलाइन वाले हैं अपने पास। और सही कह रहा हूं ना मैं? ये जो घर बैठे हैं उनसे पूछ रहा हूँ, सही कह रहा हूं मैं, है ना? हम्म। एक ने नो सर भी लिख दिया है, बाकी सबने तो यस सर लिखा है। हम्म। तो ऐसे थोड़ा सा रिलैक्स रहो, इतनी टेंशन में मत लो। मैंने कहा ना, मैं जब भी आऊंगा तो तुम्हें ऐसे बेहतरीन साल गुजरेगा तुम्हारा, ऐसा नहीं है, है ना। अब पुराने अनुभव की मैं नहीं कह सकता कैसा रहा क्या रहा, लेकिन ये साल का अनुभव बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। और हम हमेशा रिलैक्स रहेंगे। एक बच्चा पूछ रहा है क्लास खत्म? नहीं नहीं, क्लास खत्म नहीं हुई, क्लास चल रही है अभी। एक्चुअली पहला दिन है ना, तो एकदम से सारा कुछ नहीं ढूंढ सकते ना, इसलिए थोड़ा बातचीत कर रहे हैं ताकि तुम भी रिलैक्स रहो, मैं भी रिलैक्स रहूं, है ना। हालांकि अब कुछ लोगों के मन में विचार होगा, एक बच्चे ने क्लास के शुरू में ही लिख दिया था, सर शुरू शुरू में तो सब रिलैक्स रहते हैं, सारी भागा दौड़ तो बाद में ही होती है है ना। हाँ तो एक बच्चे ने शुरू में ही ये लिख दिया था, है ना। तो मतलब हाँ, हालांकि मैं समझ सकता हूँ अनुभव होगा तुम्हारा, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं भी 11th में एक बेच में पढ़ाता था, 02 JA में, है ना। तो कोई बच्चा मिले तो उससे पूछ सकते हो, है ना। 02 में तेरा फ्रेंड था, हाँ तो बस कल पूछे ना उससे, कल अपनी क्लास है। हाँ तो एक बार पूछे ना उससे कि भाई मैंने आखिरी में भगाया तो नहीं था,
है ना, तो तू पूछ आएगा तो थोड़ा मेरे मन से बोझ हट जाएगा, है ना। तो ऐसे तुम पूछ सकते हो। मैंने आखिरी में नहीं भगाया था। अब तुम सोचोगे उन्होंने कहा सब ऐसे ही कहते हैं, कोई कहेगा थोड़ी ना कि मैंने भगाया था, है ना। तो भाई यार पूछ लेना यार, उसी से पता लगेगा। भाई दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, भाई जिनको मैंने 11 में पढ़ाया तुम उनसे पूछ सकते हो, और जिनको मैंने पिछले साल पी में पढ़ाया। JP02 को पिछले साल भी मैंने ही पढ़ाया था। हाँ, दोनों तीनों सब मर्ज हो के मेरे पास ही आते हैं। तो अच्छा, उसमें भी पता करना है क्या? अच्छा, तेरा JP02 में होगा। अच्छा, बस तो फिर क्या है, JP02 में तेरे भैया है ना, तो बस उनसे भी आज रिपोर्ट लिया ना मेरी, है ना। तो देखो जिनको मैंने पी फेस में पढ़ाया उनकी रिपोर्ट ये एक जना ले आएगा, है ना। और जिनको मैंने 11 में पढ़ाया उसकी रिपोर्ट ये ले आएगा। कल तुम्हारे सामने ही इनसे बात कर लेंगे अपन, तो इससे तुम्हें मेरी रिपोर्टिंग मिल जाएगी, जैसी अच्छी है बुरी है ना। तो अच्छी बुरी भाई देखो, जो भी ये फेस सामने की बात है, तो ये कल दो जने अपने को रिपोर्ट लाके दे देंगे, उससे तुम्हें ही पता लग जाएगा, मुझे ही पता लग जाएगा। भाई मुझे तो पता ही है तुम्हारी रिपोर्ट, हालांकि मुझे भी खैर ज्यादा तो पता नहीं है, बट ऐसे तुम्हें मेरी रिपोर्ट पता लग जाएगी। हाँ? नहीं नहीं, रिपोर्ट की जरूरत है, मतलब ऐसा नहीं। मैं हमेशा ये कहता हूं, मैं उनको भी सबको ये कहता हूं कि अगर हम पढ़ रहे हैं ना, तो कभी भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास की बात कही है मैंने, अंधविश्वास की बात नहीं की। क्योंकि देखो अल्टीमेटली भविष्य तुम्हारा दांव पे लगा हुआ है। हालांकि हम हमेशा बच्चे के भले के लिए ही काम करते हैं, लेकिन अब बच्चा है, समझ में आए तो आए, नहीं तो नहीं आए। जैसे तुमने कहा कि तुमने कई सारों की कैरियर है ना घुमा फिरा दिए, तो ऐसा है। तो कभी भी मैं हमेशा कहता हूं, आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। आंख बंद करके अगर हमें किसी पे विश्वास करना है ना, तो वो सिर्फ माँ बाप होते हैं, बस, जिन पे हम आंख बंद करके अंधविश्वास कर सकते हैं। बाकी दुनिया में किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। माँ बाप एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, पेरेंट्स, जिन पे हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा पहले बच्चों का भला सोचते हैं, अपना बाद में सोचते हैं। उसके अलावा हर व्यक्ति पहले अपना भला सोचता है। सच्चाई यही है, चाहे हम कुछ भी कहें, बट सच्चाई यही है। अब देखो एक बच्चा कितना महान है, ये तो मतलब चढ़ाने में सब उस्ताद है, देखो। हाँ, एक लिख रहा है सर, गुरु ही माँ बाप होते हैं। आहा, अरे बेटा, यूं कह सकते हो कि माँ बाप एक गुरु होते हैं, है ना। हाँ, उल्टा बोल दिया तेने, है ना। हाँ, ये कलयुग है बेटा। और सच्चाई में बता रहा हूं, बहुत स्पष्ट शब्दों में सच्चाई बता रहा हूं कि सच्चाई यही है। मतलब अगर हमें आंख बंद करके किसी पे विश्वास करना है ना, तो पेरेंट्स पे करो। अल्टीमेटली वही है, उनके अलावा किसी पे आंख बंद करके विश्वास, मतलब हमें थोड़ा सा आंखें खुली करके ही चलना चाहिए। तो ये है, ठीक है। तो यही तक रखते हैं अपन, है ना। इसके बाद अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब मैं जनरली जब भी जाया करूंगा ना, तो तुम्हें एकाध सवाल देके जाया करूंगा, है ना। उस पर अपन विचार करेंगे, हालांकि उसका सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है ना। जो सवाल हम करेंगे उसका सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि हम एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें क्या होता है कि थोड़ा सा एडवांस सोचना होता है। हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा एडवांस सोचना होता है। तो इसलिए हम एक सवाल करेंगे। ये मैंने कुछ डेफिनेशन लिखवाई है, इन सबको समझाना मेरी जिम्मेदारी है ना। सबको एक एक को समझाऊंगा, मिक्स करके समझाऊंगा, सबको मैं समझाऊंगा। ये लिखवाई इसलिए कि कहीं ना कहीं हम दिमाग में रखें इसको, कि कल हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। अब एक सवाल मैं लिख रहा हूं तुम्हें, तुम्हें एक ग्राफ बना के आना है। तुम्हें क्या करना है, एक ग्राफ बना के लाना है। और ग्राफ कौन सा बना के लाना है वो मैं तुम्हें लिखता हूं। एक ग्राफ तुम्हें बना के लाना है। आज होमवर्क भी मैं अभी कुछ नहीं दे रहा हूं, कल से अपन होमवर्क लेंगे। आज पहला दिन है। 11th वगैरह का सबका डिस्कशन कंप्लीट है हमारा? नहीं, मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ, PCM की। कुछ बाकी है? हाँ, तो मतलब आज मैं होमवर्क इसीलिए नहीं दे रहा हूँ, मतलब अभी भी कुछ बाकी है तो कर लें। फिर नेक्स्ट क्लास से तो अपन भी होमवर्क लेंगे ना। एक ग्राफ बना के आना है तुम्हें, y = 3x - 1 अपॉन x - 2, ये ग्राफ बना के आना है।
y इक्वल्स टू 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। ये ग्राफ बना के आना है। हालांकि बहुत सारे तरीके हैं ग्राफ बनाने के, लेकिन अब इसके लिए मैं हिंट दे रहा हूं तुम्हें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है, xy इक्वल्स टू सी स्क्वायर। हाँ, बस ये हिंट है। सवाल ये है कि आपको इसका ग्राफ बना के आना है y इक्वल्स टू 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का, और हिंट क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हिंट भी मैंने तुम्हें दिया है और सवाल भी दिए है ना। चलो, तो अगली क्लास में मिलेंगे, तुम लोग रिपोर्ट ले आओगे, है ना। चलो ठीक है, तो यही तक रखते हैं, फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे बाकी, है ना। चलो ठीक है, ओके बाय।